पैनलिस्ट जो है वो भी जुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ती है यहाँ पर जनता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुद्दा गरम है की शुरुआत हो जाए। चलिए हम पैनलिस्ट से सबको तारुफ उनका कराएं, हम मुद्दे की बात बताएं कि आज हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंटरेक्शन हमारा होगा जनता के साथ। आज वो क्या सुनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो तमाम बातें अपने सामने रखेंगे। तो बताइए नाम क्या है? मिस्टर विमल कुमार। विमल जी क्या सुनाएंगे आप और कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा के हैं, क्या सुनाएंगे आप? शहर सुनाऊंगा। सुनाइए क्यों और तालियां हो जाए। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, नहीं नसीब में होगा इनका दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीने भी उतार देंगे दुपट्टा कफन। क्या बात, क्या बात। आप कहाँ से आए? हम कलां शाहजहाँपुर से। कला शाहजहाँपुर से। कहाँ, क्या नाम है आपका? दयानंद। दयानंद। कुछ सुनाएंगे? जी। सुनाइए। कि जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सोएगी, कभी मुस्काएगी छुप छुप तो कभी तकिया भिगोएगी। क्या बात। बड़े नादान हो तुम तो, जरा समझा करो बातें, गले मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी। क्या बात, क्या बात। आप लोग में से कोई सुनाना चाहेगा कुछ? आइए आइए। क्या नाम है? अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ एक जन तैयार है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कहाँ से? कुलदीप सिंह यहीं से, नोएडा से। नोएडा के ही हैं। क्या सुनाएंगे? क्या मैं सुना तो Sorry, रैप mic सुनाऊंगा रैप। हाँ। दुनिया दीवानी फिर आनी न जवानी, इसलिए मैंने लिख दी कहानी। मैंने किसी की न मानी, छोरी तू है मेरी दीवानी, जो तूने मेरी बात न मानी याद दिला दूंगा तेरी नानी, हो गई झटकी शुरू कहानी। क्या बात है। रैप रैप क्या बात है। मतलब रैप का खुमार, ये क्या रैप का खुमारी जो है वो गली बॉय से उससे पहले से ही है? एक नहीं दो मेरे पंगे हैं, 1000 फोन आ रहे हैं घर वालों के यार। चल टूंट पर नेच लंदन तेरा भाई फुल सेट है। अरे बाप रे क्या बात है। तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। रैप सुनने को मिल रहे हैं यहाँ पर। चलिए राजनीति पे तो हम आएंगे, हमारे सर कहाँ चले गए मेन। हाँ बताइए आप सुनाएंगे कुछ? चलिए हाँ क्या नाम है? रामजी शुक्ला। कहाँ से? हरदोई उत्तर प्रदेश से। तो शुक्ला साहब सुना दीजिए कुछ अच्छा। गिरे जो फूल पर शबनम तो पत्ती नम नहीं होती। गिरे जो फूल पर शबनम तो पत्ती नम नहीं होती, और जुदाई लाख हो जाए मोहब्बत कम नहीं होती। आप लोग में से कोई कुछ सुनाएगा? अरे आइए, आप लोग कहाँ पीछे भागे? कोई कुछ गा के, सोहर ही गा दीजिए, कुछ तो गा दीजिए। अच्छा कुछ गा दीजिए, कुछ लोकगीत कोई सुनाना चाहेगा? हाँ आइए आइए आइए। चलिए हाँ क्या नाम है? नाम बताइए। रिंकू शर्मा। कहाँ से? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। हाँ। गांव खकूड़ा। तू चली बिछड़ के हीरे राजे की याद आई, तन पटमल बो दिए बीज बना तू बेदर्दी भाई, बना तू बेदर्दी भाई। भाई रे तन जुल्म गुजारे, भाई तन जुल्म गुजारे। कौन सा काढ़ा बैर तन मेरे भाई लज मारे, दीना दीनी भाग तने तन फोड़ दिए मारे। हम कर दिए न्यारे न्यारे, हम कर दिए न्यारे न्यारे, के राजा भर तवाई, तन पटमल बो दिए बीज बना तू बेदर्दी भाई, बना तू बेदर्दी भाई। भाई रे तने जुल्म गुजारे, भाई तने जुल्म गुजारे। आशिक राजा पानी बिन तू क्यों कर जीवेगा, हुए इश्क के जिस्म जिस्म ने क्यों कर सीवेगा। आशिक राजा पानी बिन तू क्यों कर जीवेगा, हुए इश्क के जिस्म जिस्म ने क्यों कर सीवेगा। पीवेगा दूध इब कैसे, पीवेगा दूध इब कैसे, के राजा वर तवाई, तेन पटमल बो दिए बीज बना तू बेदर्दी भाई, बना तू बेदर्दी भाई। चलिए क्या बात, क्या बात, क्या बात। आप लोग में से कोई सुनाएगा? हाँ जी। क्या नाम है? गुड्डू चौधरी, स्टेट मध्य प्रदेश, रीवा मध्य डिस्ट्रिक्ट। प्रदेश से आए आप? क्या करते हैं यहाँ? यहाँ डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ मैम। अच्छा बताइए, सुनाइए। लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली से ही उठाए रखना। कौन दलदल हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली से ही उठाए रखना। कौन कहता चलने में पानी नहीं आता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। क्या बात है, क्या बात है। हौसला अफजाई हो रही है। आप लोग में से कोई सुनाएंगे? आइए आइए, कुछ तो सुनाइए। चलिए, और आप लोगों का नाम क्या है? हाँ मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। कहाँ से हैं? मैं यूपी 24 बदायूं से। यूपी 24। हाँ। वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, थक
करना बैठा है मंजिल के मुसाफिर, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। क्या बात है, क्या बात है, सितारा भी आएगा। आप लोग में से कोई को सुनाएगा? अच्छा, क्या नाम है बताइए? नईम खान। रहीम खान। नईम खान। नईम खान। अच्छा, आप लोगों को तो शेरो शायरी जबरदस्त होती है, फिर क्यों आप पीछे हट रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता सर। कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, क्या करते हैं काम? मैं यहाँ कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी में आप जॉब करते हैं? चलिए, तो चलिए, हम आप लोग से इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। कुछ सुनाएंगे? हाँ, क्या नाम है? शाहनवाज। शहनवाज जी। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि शहनवाज, मतलब आप लोगों में तो और शेरो शायरी होती है, फिर सुना क्यों कुछ नहीं? अल्फाज हैं जिनको मैं बयां कर रहा हूँ। हम्म, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम सारी कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से, वो बाज जुबानी कह देंगे। फूलों की तरह जब होठों पर एक शोक तबस्सुम बिखरेगी, धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह देंगे। मौसम तो बड़ा ही जालिम है, तूफान उठाता रहता है, लोग इस हलचल को बदमस्त जवानी कह देंगे। क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाए। जबरदस्त। एक और जी बिल्कुल, आ रही हूँ, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। और देखिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करते करते हमारे हाजी नाजिम जी भी आ गए, जिनका बेसब्री से सबको इंतजार था। गोशे बदल बदल के रात काट दी, गोशे कहते हैं करवट को। गोशे बदल बदल के रात काट दी, कच्चे मकान में बरसात काट दी। होता ना मलाल वो मेरा सर भी काटते, अफसोस तो इस बात का है कि मेरी बात काट दी। क्या बात, क्या बात, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। सुनाइए, फाइनली आप आ ही गए। बताइए नाम? मोहित कुमार। जी बताइए, क्या सुनाएंगे? शायरी है सर। हाँ जी, सुनाइए। आग सूरज से लगती है, जलना जमीन को पड़ता है। आग सूरज से लगती है, जलना जमीन को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती हैं, तड़पना इस दिल को पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाए। तो मैंने जैसा कहा भी था कि टैलेंट जबरदस्त है, कूट कूट के भरा हुआ है, और वो टैलेंट देखने को भी मिला। जी, आप क्या बताएं, सुनाना चाहिए? हाँ देखिए, अच्छा, मुद्दा गरम है की शुरुआत होने से पहले आप भी कुछ शायरी सुनाएंगे? हाँ देखिए, मैं भी गदगद हो गया हूँ और मैं अपने देश की सम्मानित जनता का मैं दिल से आभार करता हूँ कि मेरे इतना लेट होने पे उन्होंने मेरा इंतजार करा। मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। हाँ, और देखिए, अब मैं अपने एक शेर के साथ, वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, ध्यान देना, वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम में निकालने में लगे हैं। जिनका कोई वकार नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। क्या बात है। चलिए, तो अब हम मुद्दा गरम की शुरुआत कर लेते हैं और बता देते हैं कि आज का हमारा कौन सा टॉपिक है जिसमें हम बातचीत करेंगे। असम आपको याद होगा, जहां पर हिमंता सरकार की तरफ से लैंड जिहाद को लेकर के कानून लाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग कर ली गई कि इसे पूरे देश में लागू कर दीजिए, क्योंकि लैंड जिहाद न केवल असम में हो रहा है बल्कि बंगाल में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, और अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी जो है यही फैसला लिया है कि लैंड जिहाद को, डेमोग्राफी को रोकने के लिए वो भी एक कानून जो है इस बार के सत्र के दौरान लेकर के आएगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या लैंड जिहाद लाने से, उसके ऊपर कानून लाने से ये डेमोग्राफी चेंज या फिर जो जनसंख्या में यहाँ बदलाव हो रहा है या फिर एक विशेष समुदाय की बढ़ोतरी हो रही है, वो चीजें कम हो जाएंगी? आधार तो यही दिया जा रहा है, और यही सवाल आज हम जनता के बीच में भी रखेंगे और यही हम तमाम प्रवक्ताओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच में भजनलाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए, दंगे होते हैं उसे रोकने के लिए, और साथ ही जो कम कीमतों पर हिंदुओं की जमीन खरीद ली जाती है उसे रोकने के लिए ये बड़ा कानून जो है हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास पैनलिस्ट आलोक वत्स जी बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हाजी नाजिम जी हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे खास पैनलिस्ट का जो है वो स्वागत हो जाए। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले आपके पास आलोक वत्स जी आते हुए ये बताइए कि लैंड जिहाद को अगर आपको रोकना है, यानी कि अगर कोई भी हिंदुओं की जमीन को कोई मुस्लिम समाज का कोई भी शख्स जो है वो ना खरीदे, तो क्या यही एकमात्र रास्ता जो है बच जा रहा है? देखिए किरण जी, ना खरीदने की बात नहीं है, वो जेन्युइन आदमी है। अगर मान लीजिए उस जमीन की कीमत 100 रुपये है, वो 500 रुपये देकर खरीदना चाह रहा है, इसका मतलब उसकी मंशा क्या है, वो कहाँ से फंडिंग हुआ है, उसको कौन है वो, इसकी तहकीकात के लिए हमने ये चीज को लागू किया है कि डीएम के यहाँ से जो व्यक्ति इस लैंड को खरीद रहा है उसकी पूरी तहकीकात हो जाए, और क्यों वो 100 रुपये की जमीन को 500 रुपये में खरीद रहा है इसकी भी जांच हो जाए कि कौन है लोग उसके पीछे। क्योंकि आपने देखा है बहुत सी जगहों पर इन्होंने
औने पौने दाम में नहीं, बहुत ऊंची ऊंची कीमतों पर जमीन खरीदी, वहाँ मस्जिद बनाया, वहाँ पर तरह तरह की लोगों को बसाने का काम किया और बाद में वहाँ से लव जिहाद शुरू कर दिया। इसको रोकने के लिए एक प्रक्रिया है, हमने उनको खरीदने से मना नहीं किया है, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसमें जाकर उनकी तहकीकात हो जाए और अगर वो जांच में सही पाए गए तो वो उसको खरीद सकते हैं। संदीप जी, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि इससे अराजकता समाज के अंदर में नहीं फैलेगी, इससे लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर के एक डर व्याप्त नहीं होगा कि जबरदस्ती की जमीन खरीदी जा रही है। साथ ही साथ ये भी एक सवाल, क्या इससे डेमोग्राफी चेंज को रोका जा सकता है? जनसंख्या में जो बदलाव हो रहे हैं उसको रोका जा सकता है? जो दंगे होते हैं, जो इसका जिक्र भजनलाल सरकार ने किया, इन सब चीजों को रोका जा सकेगा क्या इस कानून के जरिए? देखिए, इस बिल का अभी ड्राफ्ट जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन एक कॉपी कैट है गुजरात के एक्ट का जो 1991 में बनाया था गुजरात ने डिस्ट्रेस सेल को रोकने के लिए। डिस्ट्रेस सेल मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, डिस्ट्रेस सेल को समझने से पहले यह जानना होगा कि जब किसी एरिया में एक धर्म विशेष की आबादी बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का रेट होता है बढ़ा करके दिया जाता है, जिससे कि हिंदू लालच में आकर के या किसी भी धर्म को मानने वाले लालच में आकर के उस प्रॉपर्टी को सेल करें। और जब आबादी 50% या 40% कंसंट्रेट हो जाती है वहाँ पर, तो अगले को मजबूर किया जाता है उस प्रॉपर्टी को जिसका कभी उनको ज़्यादा पैसा मिला था, वहाँ के लोगों को औने पौने दाम पर अपनी ज़मीन को बेच करके भागने के लिए। तो यहाँ पर 3 क्लॉज हैं इस कानून में, जिसके तहत किसी एरिया को जो है डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये नहीं है कि हमेशा के लिए उसे डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, अगर कोई चीज़ बाद में चेंज होती है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है। और डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने की 3 कंडीशन है। पहली बात, कहीं पे अगर हिंसा हुई है, राइटिंग हुई है, और तीसरी चीज अगर वहां पर आबादी का कंसंट्रेशन जो है अनियमित तरीके से किसी धर्म विशेष की बढ़ी है, तो वहां पर सरकार दखल दे करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकता है। और ऐसी सेल परचेज विदाउट परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिना कलेक्टर की परमिशन के अगर कोई सेल परचेज होती है तो वह जो है वायड होगी, शून्य होगी, उसका कोई लीगल नहीं है। और तीसरी बात जो यहाँ पे है कि यह जो है पनिशेबल होगा, 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान गुजरात के कानून में किया गया है। अभी इस बिल में पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है, यह ड्राफ्ट बिल आने के बाद कर दिया गया है, इसको पनिशेबल भी कर दिया गया है। आपको 3 से 4-5 साल की जो है वो जेल जो है होने की बात यहाँ पर आ रही है। ऐसे में आप इस कानून को लेकर के क्या कहेंगे? पहले असम और अब राजस्थान। हाँ, देखिए, जनता के अहम मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके के कानून लेकर आए जाते हैं। भाई अभी देखिए, इन्होंने कहा डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जो अभी एक ड्राफ्ट है, जो अभी पारित होगा तो शायद मुझे लगता है वो कानून के रूपरेखा भी तैयार हो जाएगी। डिस्टर्ब एरिया एक्ट में इन्होंने क्या कहा अभी कि वहां पर जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर कहीं दंगा तो नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी आपकी बिल्कुल तैयार है। आप चाहते हैं जो मुस्लिम समाज के जो एरिया हैं वहां जाके आप जाके देखें और उनको आप बैन करवा दें, यही चीज तो आप पॉलिसी में लेना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मुल्क संविधान से चलता है। सुन लीजिए, ये मुल्क संविधान से चलता है, ये तानाशाही बातों से नहीं चलता। अरे जहां रोजगार बनाए जा रहे हैं तो तानाशाही कहाँ है? अब ये बता दीजिए, अगर कोई भी, हाँ सुन लीजिए, भी कानून बनाइए और कानून बनाने के बाद ये वापसी ले भी लेते हैं, बात पूरी होगी, पीस पार्टी की बात पूरी होगी इंशाल्लाह। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो मुस्लिम एरिया है वहां पर जाकर कोई भी जो आजकल अराजक तत्व हैं जाकर कंप्लेंट कर देंगे कि भाई यहाँ तो देखिए, यहाँ से निकालने के लिए हिंदू भाई की जमीन खरीद रहे। अभी भाजपा के नेता ने क्या कहा, 100 की जमीन 500 में खरीदने वाले। ये सब मुसलमानों को निशाने पर रख रहे। भाई मुसलमान के पास 500 रुपए कहां से आ गए? आप रोजगार तो दे नहीं रहे, आप महिलाओं की सुरक्षा दे नहीं रहे, और ये पॉकेट में नहीं है, 500 रुपए पॉकेट में नहीं है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहां लिखा उस कानून में कि सिर्फ मुसलमानों का ही जांच होगा? कोई भी व्यक्ति जो उस जमीन को खरीद रहा है, वहां अगर वो 100 रुपए की जमीन को 1000 रुपए देके खरीद रहा है, वैसी जगहों की जांच होगी कि वहां पर आपको अड्डे जमाने नहीं दिए जाएंगे। आप धीरे से, जैसे एक आदमी ने ऊंट को कहा कि अपना मुंह घुसा ले, तेरे को ठंड लग रही है, सुबह तक वो ऊंट अंदर था, वो आदमी बाहर था। जहां जहां इन लोगों ने इस तरीके की बस्तियां बसाई है, वहां इनका प्रचार प्रसार हो गया, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। उसको रोकना है हमको जी, उसको रोकना है। पलायन हुआ है और कई जगह के नाम भी सामने आए। हाँ जी, नाजिम साहब जो कह रहे हैं, भाई राइटिंग बंद कमरे में तो होगी नहीं, और डिजिटल युग है। राइटिंग अगर होगी तो FIR होगी, FIR ऑनलाइन होगी,
100 नंबर कॉल होगी, सीसीटीवी फुटेज होगा। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? जहां पे हिंसा नहीं होगी वहां हिंसा की फुटेज नहीं होगी, वहां की हिंसा की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वहां की FIR नहीं होगी। ऐसे थोड़ी ना कोई पीसफुल एरिया को जो है आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये वायलेंस प्रभावित है। भाई जब आप क्राइम करेंगे उस एरिया की बात हो रही है जहां पर मास पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाएगा, ऐसे सिचुएशन में यह कानून लागू होगा। जी हाँ देखिए अब देखिए, ये मैं 2-3 जगह का नाम हाँ, ले लूं। मालपुरा, जयपुर में रामगंज है, टोंक है, कोटा है, ये सब वो इलाके जहां से बहुसंख्यक हिंदू जो है वो पलायन कर गए। ये खबरें भी आई हैं और इसके बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया। हाँ देखिए, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हाँ। केंद्र में भाजपा की सरकार है, हाँ। फिर आखिर मेरे हिंदू भाइयों का पलायन क्यों हो रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। भाई डेमोग्राफी इस तरीके से चेंज हो रही है या ये कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके का भ्रम ये लोग फैला रहे हैं देश के अंदर, वो भ्रम नहीं चलेगा। ये सम्मानित जनता जाग चुकी है, ये सम्मानित जनता जानती है कि इनके जो मुद्दे हैं अहम, जो रोजगार के हैं, और रोजगार के मुद्दों से अलग हटकर ये इस तरीके का एक भ्रम। तो ये एक मुद्दा आपको क्यों नहीं लग रहा है हाजिर नजीम जी? ठीक है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ये भी तो एक मुद्दा है ना कि आप किसी की जमीन या किसी का एक पूरा एरिया, किसी एक समुदाय का, उसमें दूसरा समुदाय आकर के पूरी तरह से गढ़ कर ले और वहां जो पहले से रह रहे हैं लोग उनको हटा दिया जाए। ये तो हर किसी के लिए ना, चाहे हम कश्मीरी पंडितों की भी बात कर ले, वही तस्वीर दिखी। अगर आज राजस्थान में ये तस्वीर दिख रही है तो कानून आ रहा है, आपको ये मुद्दा क्यों नहीं लग रहा है? हाँ देखिए, फिर अभी आपने कश्मीरी पंडित की बात करी। देखिए फिर मैं एक एग्जांपल दिया, आइएगा राजस्थान पे। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, पहले मैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के बारे में बोलूंगा। पीस पार्टी चाहती है कि अपने हिंदू भाइयों के बारे में बात करें, क्योंकि हिंदू भाइयों को पीस पार्टी अपने दिल में रखती है। आज मौजूदा सरकार है, मैं इनसे अपील करता हूँ पीस पार्टी के नाते, भाई आप जो हमारे कश्मीरी भाई वहां से पलायन कर चुके हैं, जो आप ही की सरकार थी उस टाइम पे, और आज भी आप ही की सरकार है, तो भाई ये मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को वापसी कश्मीर में लेकर आए। और उसके साथ जो बात है आपके ये मुद्दे की, मैं ये कहना चाहता हूं भाई, देखिए अगर जमीन अगर किसी के कोई बेच रहा है तो भाई बेचने वाले या खरीदने वाले की आपने कही है, ये गलत है ना, डरा धमका करके खरीदना, ये गलत है ना, और औने पौने दामों में खरीद लेना। मैं वही तो कह रहा था कि ये जो बात कह रहा था कि जो जमीन बेचने वाला, जो खरीदने वाला, अभी कहाँ ये डराने धमकाने वाले। भाई आप कैसे बात चेक करेंगे कि वो डरा के उसकी जमीन ले रहा है? इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में है, आपने आरएनडी कर लिए हैं वो सारे घर कि भाई हाथ से धमकी मिलेगी, इसलिए पहले उसको आप जो जिस तरीके का वायलेंस वाला घोषित। यही बात तो संदीप जी ने कही ना कि जहां पर दंगा हुआ वो सब चीजों को एक साथ कर लिया गया। जी देखिए, इनका हाल समाजवादी पार्टी वाला है, जो SIR हो रही है। तो वहां अगर किसी मौलवी का कट गया नाम और किसी यादव का, तो कहता है तो मेरा वोटर है। अरे आपको कैसे मालूम कि वो मौलवी आपका वोटर है या वो यादव आपका वोटर है? बिहार भूल गए जहां बुरके के अंदर से ठपा ठप कमल पे वोट दिया है लोगों ने? इसलिए आपको कैसे मालूम कि वो जमीन जो खरीदने जा रहा है वो कौन है? तहकीकात होने देने में आपको क्या दिक्कत है? तहकीकात होने देने में क्या दिक्कत है? चलिए मैं लोगों के बीच में आइएगा सर, ये जो लैंड जिहाद को लेकर के कानून राजस्थान सरकार बनाने जा रही है, असम में भी बनने जा रहा है, तो ये कैसे देखते हैं आप कि ऐसे ही आप नहीं डरा धमका करके खरीद सकते बिना सरकार की अनुमति के? नहीं, वैसे ही हो जाना चाहिए। आइए सामने आ जाइएगा थोड़ा सा। हाँ। वैसे ही हो जाना चाहिए, जिसे लीगली चल रहा है वो तो होना चाहिए। कम से कम देखे तो सही कि किस चीज की क्या रेपुटेशन है, उस चीज को उसी हिसाब से। लव जिहाद बहुत ही गलत है, जिस तरह से चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? जो जमीन जो है, लैंड जिहाद जिसको कह रहे हैं कि जमीन जो है, कोई भी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय, हिंदू का पलायन बहुत ज्यादा राजस्थान में हुआ, उसकी वजह से ये जो फैसला है वो लिया जा रहा है, ये कानून बनाया जा रहा है, कितना सही आपको लग रहा है? कानून जो भी बनते हैं सब कानून तो ऐसे ही रह जाते हैं, वो तो आपस में अपने आप सेटिंग हो जाती है, अपने आप सेटिंग हो जाती है, तो उस कानून पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है। आप क्या मानते हैं? मैडम ये पॉलिसी ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। मेन आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज के डेट में आप ये देखिए कि इंडस्ट्री में कहीं पर किसी के पास रोजगार नहीं है, रोजगार की बात होती नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। हिंदू मुसलमान की बात क्यों है? देश में अगर हम लोग 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता की बात होनी चाहिए, ये तो होता ही नहीं है। कहाँ हो रहा है बताइए? कहीं पर तो जनता की बात हो नहीं रही है, किसी के रोजगार की बात हो नहीं रही है। कहीं लोग आज 100 रुपए के लिए परेशान है, 100 रुपए के लिए परेशान है, क्यों है? आप कह रहे हैं कि हमने देश को बहुत आगे विकसित बना दिया। क्या देश को विकसित बना दिया? आज के टाइम में जाके देखिए फैक्ट्रियों में काम नहीं है, काम की कमी है, रोजगार की कमी है। आप क्या मान रहे हैं सर? नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। काम की तो कमी है, रोजगार की कमी है, लेकिन वो भी मुद्दा
एक अपनी जगह पे सही है हाँ। कि जो एक विशेष समुदाय जब एक जगह पे कब्जा ज्यादा करने लग जाए तो उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। इस तरह से डेमोग्राफी चेंज होगी तो देश बर्बाद ही होगा, आबाद नहीं होगा, फिर इंडस्ट्री भी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। जब दंगे फसाद होंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? अच्छा, हसीन आजिम जी कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश होती है इस तरह के कानून को लेके। टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा है। टारगेट ये खुद ही इनके अंदर जो वो है ना, अपना भय है इनके अंदर, अपने अंदर चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब है। खुद ही डर जाते हैं कि हमारे लिए अब इनके लिए फायदे का हुआ ना, तीन तलाक का कानून पास किया तो इन्होंने खिलाफत करी, लेकिन फायदा इन्हीं के समुदाय को है। लेकिन ये मानते नहीं है उस बात को, मानते नहीं है उस बात को। आप लोग क्या मानते हैं लैंड जिहाद को लेकर के जो कानून आने जा रहा है? ये लैंड जिहाद है जो चल रहा है, तो ये लैंड जिहाद है। और जो यहाँ से लोग दुबई प्लान कर रहे हैं उसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? तो वो तो हो गया कि आप वहाँ पर अपने काम के सिलसिले नहीं, में। हमारी मर्जी है। हम वहाँ से जमीन बेच के हम अपना कहीं प्लान कर लेते हैं। ये किसी को डरा धमका के कोई जमीन नहीं बेचता और न खरीदता है। जिसके पास जरूरत है वो जमीन बेचेंगे, खरीदेंगे, यही है और क्या। तो कानून के पक्ष में आप नहीं है, कानून के पक्ष में नहीं। आप लोग क्या मानते हैं? आइए सामने, आइए आइए। हाँ जी बताइए। मेरा कहना था कि लैंड जिहाद की जगह में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए वो सही होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिससे जिसमें जनसंख्या बढ़ रहा है, इसमें बेरोजगार लोग हो रहे हैं। ऐसे रहे तो बेरोजगारी तो खत्म होगी नहीं। तो इससे जहाँ पे दंगा भी हो रहा है तो जनसंख्या नियंत्रण में रहेगा तो दंगा भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने भी उठाया। कई सारे हसीन आजिम जी से भी हम आएंगे, सवाल लेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतर कहा है। ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जो है वो आ जाना चाहिए। वो आ जाएगा तो जो दंगे फसाद है, जो आप डेमोग्राफी चेंज की बार बार बात कर रहे हैं, वो सब चीजें नहीं होंगी। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए और धीरे धीरे कंट्रोल भी हो रहा है। सरकार भी उसके तरफ काफ़ी इस तरीके के योजनाएं लेकर आ रही हैं जिससे कि ये चीज़ें और नीचे आए और हम इस पर और पुरजोर ढंग से काम करेंगे क्योंकि अभी हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जमीन 1 इंच भी नहीं बढ़ रही है। और रही बात जो उन्होंने एक सवाल उनका भी जो था रोजगार की बात की थी कि तो देखिए रोजगार सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं होता है। यूएसए से बड़ा कोई देश नहीं है पूरे वर्ल्ड में। 34.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइना सेकंड पोजीशन पे है, जो इतना बड़ा लोग मानते हैं, वो 19.6 पे है। अमेरिका में सिर्फ 1% लोग सरकारी नौकरी में हैं और ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं, 99%। हमारे यहाँ नौकरी की कमी है, मैं इस बात को नहीं इनकार कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार आजादी के बाद 8 लाख एमएसएमई शहर से लेके गांव तक काम करना चालू कर दिया। आप गांव में जाके देखिए महिलाओं को पापड़, अचार, तिलौरी, चूड़ा, ये सब जो चीजें हैं उसका अच्छा खासा व्यापार कर रही हैं छोटे स्तर पे। और उसी तरीके से स्टार्टअप में पहली बार हिंदुस्तान में 44,000 स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं और बैंकों से लोन मिल रहा है। लेकिन वैश्विक स्थिति भी आपसे छिपी हुई नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमको भी उसकी मार झेलनी पड़ रही है। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ और मेरे यहाँ 70% मेरा काम कम हो गया है। नोएडा फेज 2 में 1000 मशीनें मेरी चल रही थी, आज 200 चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसको झेलना पड़ेगा क्योंकि या तो हम उसकी बात मानकर डेयरी उद्योग में और कृषि उद्योग में उसको छूट दे दें। अगर अमेरिका यहाँ के डेयरी और कृषि उद्योग में आ गया तो यहाँ की उद्योग को घुटनों पर बैठा देगा, जो नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर मानने के। अब इसके लिए एक विदेश नीति तो होनी चाहिए। आपके पास आ रही हो संदीप जी, और ये बताइएगा क्योंकि सवाल जी हाँ, क्या हमारा देश सर ये हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ जाएंगे? हमारा देश तो हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ चलिए, हमारा देश हिंदू मुसलमान करके आगे नहीं बढ़ सकता। सही कहा आपने, हम हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अब आपने पूछा है तो सुनिए, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कांग्रेस से जब 2014 में लिया था सत्ता तो भारत 11वें स्थान पे था, आज भारत 4थे स्थान पर है और तीसरे पर जाने की पुरजोर कोशिश है। 2027 तक भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो ये मत कहिए कि हम हिंदू मुस्लिम पे हैं। नहीं, तो उसमें आपको क्या, इसमें क्या आपको कभी सुनिए,
एक मिनट, हाँ, इसमें हम कहेंगे 3% का 4 से 6% जा सकती है आने वाला समय, लेकिन 4 से 3 नहीं हो सकता है। ये हम चैलेंज के साथ कर सकते हैं। तीसरे पोजीशन पे हम नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जो नया नियम आया है यूजीसी के आधार पे बीजेपी इंडिया से साफ खत्म होते जा रही है। आने वाला समय इनको नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, ये मैं कह के जाता हूँ और ये देख लीजिएगा। अच्छा चलिए, तो यूजीसी नियम का जिक्र यहाँ पर करते हुए दिख रहा है, ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर हम नहीं पहुंचे। मुझे लग रहा है संदीप जी इसका जवाब दे। देखिए, जो देखना न चाहे उसे दिखाई नहीं देगा। देखिए, जो देखना नहीं चाहेगा उसे दिखाई नहीं अच्छा सुनिए सुनिए, सवाल से पूछिए नहीं, सवाल का जवाब भी लीजिए, आप भी सुनिए। हाँ, देखिए, जो देखना नहीं चाहेगा उसे दिखाई भी नहीं देगा। साफ साफ मैं कह रहा हूँ। एक बात बताइए, यहीं से आप गुजरते हैं 63 के सामने जो है, सुबह 9 बजे आपकी कार सीधे नहीं निकल सकती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग रोड पे निकले होते हैं जॉब के लिए। तो नोएडा में काम जनरेट हुआ है, हर जगह काम जनरेट हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना इकोनॉमी बन गई। 7.8 की ग्रोथ रेट अगर आ रही है तो पेपर पे थोड़ी ना आ रही है। ये तो भाई 3 एजेंसियों ने, वर्ल्ड की 3 एजेंसियों ने रेटिंग हमारी दी है और कहा है कि 7.8 की ग्रोथ रेट हमारी आ रही है। अब बात आ रही है भाई हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। दोनों ही स्थिति मैं कह रहा हूँ। पहले केवल मुसलमान होता था, तब कहीं नहीं बात होती थी। आज हिंदुओं की बात हो रही है, इसलिए इस बात पे ज्ञान हमको दिया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। हम अपने हितों की बात ना करें, हिंदू अपने हितों की बात ना करें, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान नाराज हो जाएगा या मुसलमान जो है कहेगा कि सेकुलर फैब्रिक खराब हो गया। अरे भाई सुनिए भाई, बात पूरी सुनिए। देखिए, देश में रोजगार जनरेट हो रहा है, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप 0 पॉइंट नोएडा पे खड़े हो जाइए, कम से कम आपको 200 बसें 1 घंटे के अंदर निकलती हुई दिखाई देंगी। क्या वो रोजगार नहीं है? लोग ट्रेन की लाइनों के ब्लैक में टिकट खरीदते थे, आज की तारीख में जो ट्रेन में चलते थे वो बसों से यात्रा कर रहे हैं। आज वो जो है अपनी गाड़ी से चल रहे हैं। गाड़ी जो कोई खरीद रहा है, सुनो पहले, गाड़ी जो कोई खरीद रहा है, क्या वो सर्विस नहीं करा रहा है? क्या जो सर्विस स्टेशन में काम कर रहा है लड़का, उसको रोजगार नहीं जनरेट हो रहा है? तो आप इन सब बातों को अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए। हाँ, ठीक है, तो देखिए चश्मे का आएंगे आप लोगों के पास आएंगे मुद्दे, हम वापस से हाजी नाजिम जी कहेंगे, उसके बाद वापस अपने मुद्दे पे आएंगे। देखिए किरण जी, देखिए सम्मानित जनता रोजगार की बात करती है तो ये डाइवर्ट करने की बात करते हैं। ये कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के। नहीं, कहाँ डाइवर्ट किया? उन्होंने तो जवाब दिया। नहीं, अब जवाब दिया हाजी नाजिम जी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए, जवाब दिया। पीस पार्टी कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। अभी इन्होंने क्या कहा? पहले मुसलमान की बात होती थी। हाँ, सन 47 में देगा, सुन लीजिए, सन 47 में देगा, बात पूरी होगी। सन 47 में मुस्लिम समाज जो है 37% नौकरियां बता, आज 1% पे, लेकिन मुसलमान की बात नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाई कितने परसेंट सरकारी नौकरी में है उनका भी आंकड़ा आप सार्वजनिक कर दीजिए। और रही बात ये, आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो हिंदुओं का आंकड़ा क्यों मांग रहे हैं? सरकारी नौकरी में आंकड़ा क्यों मांग रहे हैं? क्या मैं अपने हिंदू भाई ओवरऑल बात कर लीजिए ना। क्या मुझे, हाँ देखिए, अब जब ये मुसलमान की बात कर सकते हैं, क्या हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों की बात आप कर सकते हैं? आप बोल रहे हैं हम भारतीय, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मेरा सवाल उसके ऊपर में है। हाँ सुन लीजिए, अगर मेरे हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत हुई तो इंशाल्लाह बिना भेदभाव के सबसे पहले अपने भाई को खून दूंगा। अपने लिए सुन लीजिए भाई, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारा और इन सब का डीएनए एक है। जब हम सबका डीएनए के तो हाजी नाजिम खान अपने भाइयों को अगर अपना ब्लड दे देगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लग रहा है संदीप जी भी देते ही होंगे। नहीं देंगे, देंगे। ये ढूंढते कि कहीं वो मुसलमान तो नहीं है, उससे ब्लड चला जाएगा मेरा, कहीं ये हिंदू तो नहीं है, ये हिंदू। अच्छा, आपको पता है आजकल अस्पताल, हम खून के अंदर लाल रंग नहीं देखते, हम देखते हैं कि ये हिंदू का भी है मुसलमान का, क्योंकि खून का रंग एक है। हाँ, ग्रुप जरूर सबके अलग अलग हो सकते हैं, रंग सबका एक है। आप पार्क में खड़े हैं तो आपका बयान बहुत सुंदर निकल रहा है, लेकिन शुक्रवार को जब आप अपने समुदाय में बैठेंगे तो वहाँ दूसरा ज्ञान देंगे। तो इसलिए यहाँ लोगों को जो है कविताएं मत सुनाइए, सबको पता है आपकी हकीकत क्या है। देखिए, हाजिम भाई बहुत बड़ा देशभक्त अपने को घोषित कर रहे हैं और पूरा खून देने के लिए तैयार हैं। खून, एक मिनट, खून लेने से पड़े हुए हैं। हम जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोडक्ट हैं। हर शुक्रवार को जुमे की नमाज में जाया करते थे, इसलिए जाया करते थे। सुन लो, उस समय बात जो होती थी ऐसी नहीं होती थी कि किसी को लाइव कैमरे पे गला काटा जाता हो। कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, किसने निंदा की, किसने विरोध किया, बताइए आप। हाँ, चलिए ठीक है, जवाब दूंगा भाई। देखिए,
आपको बता दूं, इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है। भैया, जब कन्हैया की हत्या हुई थी तो हाजी नाजिम खान उनके पीड़ित परिवार से मिला था और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। इकलौता मुसलमान हूं। वहीं आपके एक मुस्लिम संगठन की तरफ से वकील भी तो मुहैया करा दिया गया ना अपराधियों को। सुन लीजिए अब इसमें भी जवाब। हाँ देखिए, अब आगे की एक बात सुन लीजिए। देखिए, कन्हैया के लिए, उसके पीड़ित परिवार के लिए हाजी नाजिम खान मिला, लेकिन इसी भारत के अंदर अखलाक की मॉब लिंचिंग हो जाती है। अकबर को मार दिया जाता, जुनैद नासिर को जिंदा जला दिया जाता और कोच के अंदर उसका धर्म पूछ कर उसको मार दिया जाता है। दिल्ली में सचिन भी बना। पीड़ित परिवार, अभी ताजा उदाहरण पीड़ित परिवारों से मिले ये लोग। अभी ताजा उदाहरण है, तुर्कमान गेट पर रात में 2 बजे लोगों को उकसा रहे थे कि चलो भाई चलो, मस्जिद पे हमला हो गया, मस्जिद पे हमला हो गया। क्या संविधान प्रेम आपका नहीं कहता था कि आप पुलिस को फोन करें, 100 नंबर कॉल करें कि मस्जिद पे हमला हो गया? आप अपनी कौम को क्यों भड़का रहे थे? आप इस बात पे कहिए गलत किया गया, आप कहिए उन लोगों ने गलत किया। अब एक मिनट आ रही हूँ हाजी नाजिम। मैं हाजिम भाई से पूछना चाहता हूँ कि जितने ईंट पत्थर चलते हैं किसी भी जगह पर जहाँ बलवा होता है, वो सिर्फ मुसलमानों के छत से क्यों चलते हैं? आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है क्या ईंट पत्थर इकट्ठा करने का? कश्मीर में, संभल में, दिल्ली में, सब जगह आपके पत्थर चलने लगते हैं, ईंट चलने लगती है। और जहाँ कहीं भी आप अफवाह फैलाते हैं, आपने तुर्कमान गेट पर मस्जिद को किसी ने छुआ तक नहीं है आज तक। लेकिन जो वहाँ अवैध चीजों का आपने निर्माण कर लिया था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया, उस पर आपने पत्थरबाजी करवा दी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरकार के हर काम में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो एक विशेष समुदाय को टारगेट? ये सवाल सर से भी था मेरा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देखिए, अभी इन्होंने कहा कि पत्थरबाज मुसलमान होते हैं। मैं कहता हूँ, सुन लीजिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे पत्थरबाजी मेरे समुदाय से करी हो या किसी ने भी करी हो, वो अपराधी है, उसके खिलाफ कानून उनको सजा देगा। लेकिन अरे सुन लीजिए, लेकिन मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। मैं देखिए, ये देखिए, ये कौन सा संगठन है जो खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं? ये देखिए भाई, ये कौन संगठन है जो खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि तलवार क्यों लहराते हैं? अगर आपको लहरानी है तो कलम लहराइए, ताकि बच्चा तालीम हासिल करने वाले, तन से जुदा के नारे लगाने वाले हमको शांति का संदेश देंगे। यही संदेश देंगे आप? सुन लीजिए, हाँ ना अभी इन्होंने एक मिनट। मदरसों में गजवाए हिंद, एक हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगी का पाठ पढ़ाने वाले लोग आज हमें सीख दे रहे हैं। एक बात देखिए, इन्होंने गजवा हिंद की बात करी। मैं देखिए अपनी सम्मानित जनता के सामने कहता हूँ, हम लोग अम्बेडकर हिंद की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। गजवा हिंद का नारा कौन लगा? हाँ सुन, अभी देखिए, अब मैं जब कहूंगा तो आपकी नजर खुद चली जाएगी। ये गजवा हिंद का नारा दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान से आया, लेकिन उसको भारत में कौन लगा रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नाजिम खान तो सिर्फ और सिर्फ नहीं, नाजिम लगा रहा है। हाँ, अभी आपके सामने गजवा हिंद की बात किसने करी? उन्होंने तो सवाल उठाया। नाजिम खान ने उन्होंने तो सवाल उठाया ना भारत। अभी 2 दिन पहले मुंबई में किसी ने नारा लगाया है कि पूरे मुंबई को हरा करना है। हरा करना क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। पूरे मुंबई को हरा करने का मतलब बता। हाँ सुन लीजिए भाई, देखिए ये कह रहे पूरी मुंबई को हरा करने की। देखिए वहां जो है AIMIM के जो पार्षद हैं, उनका ये बयान कोट करने की बात कर रहे हैं ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए भाई, देखिए ये बात हमेशा एक चीज करते हैं। तो किरण जी, एक भाई आप 2014 के बाद वाली बात करते हैं ना, तो अब मैं बता दूं 2014 से पहले ना सूरज था, 2014 से पहले ना चांद था, ना 2014 सुन लीजिए, ना 2014 से पहले ना हिमालय था, 2014 से पहले ना ये पेड़ थे जिनका कलर भी हरा था, और 2014 से पहले ना इंसानियत थी, और बात पूरी ना 2014 से पहले देश को आजादी मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देश को आजादी 1947 में मिली, जो हमारे अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद। पार्षद ने ये आजादी जब 47 में मिली तो आप हरा करने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये भगवा की बात करते हैं, वो हरा की बात करते हैं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ खंडन कर रहे हैं ना। हम लोग आप खंडन कर रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं। बिल्कुल, बोलिए, हम खंडन करते हैं AIMIM के उस पार्षद का हम खंडन कर रहे हैं। हाँ देखिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बात। गठबंधन करने के लिए कल आप उतारू हैं। देखिए खंडन तो कोई भी कर सकता है। कुएं के मेढक कुएं को हरा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अब सनातनी और हिंदू जाग चुका है। आप एक गली को हरा करोगे तो यहाँ का सनातनी हिंदू पूरे देश को भगवा कर देगा, पूरे देश में भगवा फैला देगा। आज हम 23 राज्यों में हैं, सेंटर में हैं, और इसी तरह अगर जनता का आशीर्वाद रहा
तो हम सारे राज्यों में स्थापित हो जाएंगे और भारत का झंडा झुकने नहीं देंगे। आप बात करते हैं पीस पार्टी की, पीस पार्टी है क्या? मुसलमानों की पार्टी है पीस पार्टी। चलिए अब मैं जनता के बीच, जनता आप इधर आइए, ये बताइए लैंड जिहाद को लेकर के कानून अब आने जा रहा है, वो भी राजस्थान में, इससे पहले असम में भी आने के। वीएचपी कह रही है विश्व हिंदू परिषद की इसको पूरे देश में लागू करिए, सही है गलत है? हाँ, कहीं गलत नहीं है, पूरा सही है। और मैं इनसे नाजिर भाई से कुछ चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि मेरी सवाल आज इन्हीं के साथ होता है। हाँ, तो उन्होंने पूरी तरह से रब कर लिया है। और सर सारे मुसलमान भाई के लिए मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिक्कत है। जिस किसी को दिक्कत था जब 1948 में बंटवारा हुआ और पूरा छोड़ा गया कि भैया जब पाकिस्तान जा सकते हैं, उस समय में क्यों नहीं गया भैया जी आप पाकिस्तान? अब आपको हिंदुस्तान में दिक्कत होने लगा। एक दूसरी मैं कह रहा हूँ ईरान और इराक, अभी कौन वहाँ पे हिंदू है? 40 मस्जिद को ढहाया गया रात में, 40 मस्जिद को 2 रात में तोड़ा गया। वहाँ पे कौन से हिंदू हैं? वहाँ पर कौन सा हिंदू है कि हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रखे? चलिए इसका जवाब दीजिए आप। भाई देखिए, हाँ देखिए, भाई का जो सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। अभी आप कहाँ पे हैं? भारत के अंदर है या सऊदी अरब के अंदर है, ये बता दीजिए। हाँ तो फिर बस मैंने इसलिए पूछा भाई, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत की बात करूंगा। ये लोग हमेशा विदेश की बात करेंगे, मुस्लिम नहीं, उनका सवाल आप इधर मिस इंटरप्रेट मत करिए ना। उनका सवाल सीधा था कि जो मस्जिद तोड़ने की बात आती है कि एक तरह से डर व्याप्त करने की कोशिश हो रही है। ईरान और इराक में कहाँ आपको कोई हिंदू है जो वहाँ पर मस्जिदों को ढा रहा है? वहाँ तो मुस्लिम ही ढा रहे हैं ना। हाँ देखिए, अभी ईरान के अंदर जासूस पकड़े गए, शायद हिंदू है। अभी भैया को पता नहीं है वो जासूस कहाँ गए, उनको देखिए ईरान किस तरीके से सजा देगा। हिंदू है वो। हाँ अब देखिए भाई, हिंदू की बात आप हिंदू की कर लेते। अब मैं बात करता हूँ, नहीं बोल के इनडायरेक्ट में बोला वो हिंदू है जो वहाँ जासूस पकड़े गए हैं। नहीं हिंदू नहीं, आपका कहने का तो अर्थ यही था, तो बताइए नहीं है भाई मैंने कहा कि ये क्यों कहा कि वहाँ जो जासूस पकड़े गए, आप समझ जाइए कि कहाँ के क्या। हाँ सुन लीजिए, देखिए भाई जासूस जो होते हैं देशद्रोही होते हैं, उनकी सजा उनका वहाँ का देश देगा। लेकिन मैं तो भाई भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों भाई? फलस्तीन के लिए आप लोग रोते हैं, फलस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं, ईरान में जो हो रही है उस पर कुछ क्यों नहीं कर रहे? हरिबास भाई जी को भूल गए। देखिए हाजिम भाई, अरे हाजिम भाई धीरे बोलिए, नस फट जाएगा, धीरे धीरे बोलिए। हाँ अब मेरी बात सुनिए, ये अभी कह रहे थे कि वहाँ पे जो मस्जिद ढा दिया गया ईरान में 40, वहाँ पर कुछ जासूस पकड़े गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पैलेस्टीन के लिए इतना नहीं, गाजा पर पट्टी के लिए इतना छाती पीट रहे थे, आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुसलमान के 70 देश खड़े हैं और ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। बताइए आपका भाईचारा कहाँ गया? चलिए ये भाईचारा आ रही हो हाजिम जी। 70 नाम लिया है जबकि 57 मुस्लिम कंट्री। अच्छा आप हाँ लैंड जिहाद को लेकर के आज एक सेकंड भजनलाल, सरकार जो है इसको लेकर के कानून लाने जा रही है कि अब बिना सरकार की अनुमति के कोई भी समुदाय किसी को जमीन नहीं बेचेगा, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहाँ पर। नहीं, सही बात है। देखो ये होना भी चाहिए। अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उत्तराखंड का। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश देवभूमि में माने जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के पहाड़ों पे जाकर के देखो, अवैध मजार इतनी मिली हैं कि वहाँ की सरकार उन पर बुलडोजर बजा करके तोड़ रही है और वहाँ की सरकार भी कानून लेकर के आ रही है। पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों में डर है। भैया मुसलमानों को अगर आज तक अगर तुम फैक्ट के साथ में देखो, रियलिटी चेक करो, तो सबसे ज्यादा शोषण विपक्ष की पार्टियों ने किया है। हमेशा बीजेपी से डरा के रखा कि बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। कितने बीजेपी की सरकार आने के बाद में 11 साल सरकार हो गए, 12 साल सरकार हो गए, कितने मुसलमान बाहर गए, कितने मुसलमानों की नौकरी खाई। अरे सरकार अगर कोई भी स्कीम लेकर के आती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, घर की हो, पानी की हो, टॉयलेट की हो, तो सबके लिए है, सबके लिए। और कोई कुछ कहना चाहेगा अपनी बात को? हाँ बोलिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य, तो उन्होंने बताया ना वो नहीं उन्होंने बताया ना कि कितने मुसलमान का मुद्दा क्यों होता है? नहीं रोजगार की बात करते हैं। सुनिए, रोजगार पे बताया ना संदीप जी ने, रोजगार पे बताया तो कितने रोजगार। आखिर आज के टाइम पे किसान जो है वो खेतों में लेटने के लिए मजबूर है, चारों तरफ गायें हैं। इस पे क्या ये सरकार बोलेगी? क्या ठीक है आलोक जी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन हाँ
जी हाँ मैम उन्होंने बोला था कि रोजगार बहुत है, ठीक है रोजगार बहुत, हाँ रोजगार है, सैलरी कितनी है लोगों की, पहले ये बताइए सैलरी कितनी है आप? अब किसी की अगर किसी की क्वालिफिकेशन ही 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है, तुम उसको 50,000 रुपए सैलरी थोड़ी ना दोगे। सैलरी डिपेंड करेगी तुम्हारी स्किल के ऊपर, तुम्हारे स्किल के ऊपर में चीजें जो है वो पड़ेगी। सैलरी जो है जो इन्होंने बोला है स्किल के ऊपर डिपेंड करेगी। एक नॉर्मल सैलरी कितनी होनी चाहिए? लेकिन डिपेंड भी तो स्किल, तो वो तो गलत तो नहीं हो रहा है। अब जो स्किल होगी उसी हिसाब से तो सैलरी मिलेगी। अब ऐसा थोड़ी जो ड्राइवर होगा आप उसको मालिक की सैलरी दे दोगे। कुछ तो कम से कम तो उसका जो है 700 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से तो दोगे। 700 स्किल पे भी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है जी। बिल्कुल, आप उनकी बात का जवाब। हाँ, मैं उस भाई की बात का जवाब दे दूंगा। वो शायद मुझे लगता है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में उनके आ गए हैं शायद। हाँ आ गए, इसलिए मेरे युवाओं की बात आ गए तो भाई कहाँ से आए जा, इनकी भी जांच हो जानी चाहिए। 15 लाख कहाँ से आए वो जांच होनी चाहिए। और रही बात ये, मैं देखिए मैं युवाओं के रोजगार की बात करता हूँ और महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हूँ। अब पीस पार्टी का यही एक बात है कि मेरे युवा देश को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि आज जरूरत है इन युवाओं की। लेकिन ये युवा चाहते नहीं, ऐसे युवा नहीं चाहते कि ऐसे युवाओं को ऐसा नहीं है कि आप लोग एक साथ कर नहीं पा रहे हैं। इसमें जो है पीस पार्टी पीछे रह गई है। देखिए पीस पार्टी अपने युवाओं को जोड़कर चल रही है। पीस पार्टी की रैलियां देखिए इंशाल्लाह बहुत भारी भीड़ आ रही है। वो चाहती है कि बदलाव होगा, भीड़ जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार मिलने जा रही है पीस पार्टी के रूप में। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वो भीड़ जो है वो तब्दील होगी? हाँ, वो बार बार बात हो रही है कि सैलरी जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। देखिए सैलरी मार्केट फोर्स से डिराइव होती है और जब अनस्किल्ड लेबर की जो फोर्स है वो बहुत संख्या में आती है हर साल। भैया जब पढ़ने का समय था तब तुम पढ़े नहीं, जब परीक्षा देने का समय था तब तुम नकल करके पास किए। सुन लो, एक कड़वा सच है, पहले सुन लो भैया। जब पढ़ने का समय था तब तुमने माँ बाप की बात मानी नहीं। भैया सुन लो, पूरी बात सुन लो। अगर पढ़ने लिखने के समय में आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो आप इस तरह से दावा नहीं कर सकते बिना ये राजनीतिक विश्लेषक है, ये किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है? इनको कहीं से कोई पेंशन या कोई सैलरी नहीं आती। ये वकील है, ये पेशे से वकील है। सुनिए, ये पेशे से वकील है, पढ़ाई की तब जाकर के करे। देखो पहली बात सुनो भाई साहब, इस बात को सुनिए, बिना योग्यता के कारपोरेट आपको एक भी रुपए देने वाला नहीं है। कारपोरेट आदमी जब आपके काम की वैल्यू पाता है उसकी पैसे पेमेंट करता है। अगर आप कारपोरेट के लिए वैल्यूएबल नहीं है तो आपको उसकी जॉब की जगह भी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस को लेकर के संदीप जी सवाल पूछूंगी जी। हाँ। एक अभी सर का एक सवाल था कि वो 15 लाख आपके अकाउंट में। भैया मेरे तो 15 चले गए, कोई बात नहीं, उनको जवाब दे देता हूँ। 15 लाख तो मेरे उसी दिन आ गए जिस दिन इस देश में से धारा 370 हट गई, पहली बात। दूसरी किस्त 15 लाख की तब आई जब राम मंदिर बन के हमारा तैयार हुआ, क्योंकि हमारा 500 साल, हमारी कितनी पीढ़ियों ने 500 साल तक संघर्ष करा, तब जाकर के वहाँ पे चीजें खड़ी हुई। होनी चाहिए, ठीक है ना? तीसरा बता रहा हूँ, तीसरा 15 लाख की तीसरी किस्त तब आई जब 3 तलाक पे कानून बना, और 15 लाख की चौथी किस्त तब आई जब वक्फ बोर्ड पे कानून बना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! इन्होंने डिवाइड कर दिया 15 लाख को 4 भाग में। आ रहे हैं आप लोगों के पास भी आ रहे हैं। हाँ देखिए, चले गए पीस पार्टी के प्रवक्ता, उनको थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। हाँ। ये कह रहे थे हमारी पार्टी आएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी। हाँ। अरे ऐसा कितना पार्टी हिंदुस्तान में है, पीस पार्टी, जुमला पार्टी, ठुमला पार्टी, नत्थू पार्टी, छठू पार्टी। इस सब पार्टी का वजूद क्या है? कौन जानता है इस पार्टी को? ये सिर्फ मुसलमानों का एक छोटा सा समूह खड़ा करके अब पीस पार्टी बना दिए हैं। हम सबका साथ, सबका विकास करने वाले लोग हैं। कौन सा ऐसा हमारा जन कल्याणकारी नीति है जिसका मुस्लिम को नहीं मिल रहा है उसका लाभ? सबका फायदा, सबका साथ, सबका। वाइंड अप का समय हो रहा है। संदीप जी, एक सवाल, क्योंकि बार बार अब ये राजस्थान में, क्योंकि अभी चुनाव होना है, वहां पर आपको निकाय का चुनाव होना है और बाकी चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम की तरफ जाते हैं कि लैंड जिहाद पे जो है कानून ना आए, और ऐसे में फिर हिंदू नाराज हो जाएंगे, बहुसंख्यक नाराज हो जाएंगे, तो अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, इस कानून की मांग विश्व हिंदू परिषद ने पिछले साल मार्च 2025 में की थी, और एक कानून ला करके निश्चित ही थोड़ा पोलराइजेशन तो होगा, और दोनों तरफ ही पोलराइजेशन होगा। मुस्लिम वोट मुस्लिमों की तरफ पोलराइज होंगे, हिंदू हिंदुओं की तरफ पोलराइज होंगे, और इसका निश्चित ही कुछ न कुछ राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा भजन लाल सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आलोक वश जी जुड़े थे, संदीप जी जुड़े थे, हाजिर नाजिम जी भी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जनता भी हमारे साथ जुड़ी थी। इसी के साथ वाइंड अप, समापन का समय, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, क्योंकि जनता ने आज अपना बहुत सपोर्ट, बहुत टैलेंट दिखाया। जबरदस्त सवाल जवाब का दौर जो है वो यहाँ पर चला।
वाला है।